McAfee World. हेडिंग डालिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। In order to explain the behavior of gases, in order to explain the behavior of gases and effect of external pressure या प्रेशर और वॉल्यूम क्यों आता है किसी भी गैस का, वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक लॉ दिया गया है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करने देखने वाले हैं, हाइपोथेसिस। हम लोग यहाँ पर वो हाइपोथेसिस स्टडी करने वाले हैं। हेलो, मेरी वॉइस नहीं आ रही आपको? आ रही है सर। किसी को भी ऐसा था कि ब्रेक कर रही थी वॉइस? नहीं सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, हाइपोथेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये हाइपोथेसिस हमें किसने दिया था? ये हाइपोथेसिस मेनली हमें दिया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने दिया था। तो इनकी हाइपोथेसिस से शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालिए इसमें, सब हेडिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम कैसे स्टेटमेंट्स को बोलते हैं? ऐसे स्टेटमेंट जिनका कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ हमारे पास नहीं होता, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। सर कैन यू रिपीट? क्या चीज रिपीट करना है निर्मित? अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। अभी जस्ट मैं ये बता रहा था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय मैक्सवेल एंड हम लोग यहाँ पे उसके हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं। और हाइपोथेसिस हम कैसे स्टेटमेंट्स को बोलते हैं जिनका कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता हमारे पास, दोज आर हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट, इसीलिए हमने उनको हाइपोथेसिस कॉल किया है। तो अब हम लोग यहाँ पर वन बाय वन हाइपोथेसिस स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट हाइपोथेसिस। फर्स्ट, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, मेरे साथ साथ लिखिए, अदरवाइज नहीं तो फिर लिखने या फिर कॉपी करने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो बेस्ट होगा कि आप मेरे साथ साथ कंप्लीट करिए इसको। यहाँ पर all gases made up of very large number of small particles called molecule. Write down, all gases are made up of very large number of small particles, small particles called molecules। ये इनका फर्स्ट स्टेटमेंट था। और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑल आर आइडेंटिकल इन मास एंड साइज। all molecules are all molecules are identical in mass and size। दिस इज द फर्स्ट हाइपोथेसिस। आपको ध्यान रखिए, हाइपोथेसिस सब याद रखनी है। एग्जाम में ऑप्शन में आपको ऐसे हाइपोथेसिस बनाकर दी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू केटीजी और नॉट बिलोंग्स टू केटीजी। आपसे ऐसा क्वेश्चन वहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर बाय लार्ज स्पेसेस। मॉलिक्यूल्स आर molecules are separated from one another by large spaces। ठीक है, तो इससे क्या पता चला आपको वहां पर, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। मॉलिक्यूल्स क्या एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं,
उनके बीच में ह्यूज इंटर एटॉमिक स्पेस रहता है। नोट कर लीजिए। यहां पर आप लिख सकते हैं द एक्चुअल वॉल्यूम, द एक्चुअल वॉल्यूम actual volume occupied by molecules is negligible as compared to the total volume of the gas। ठीक है, इस वाले पॉइंट को जरा स्टार कर लीजिए जरा। ये पॉइंट हमारे लिए एक ऐसा पॉइंट है जो हमें आगे भी स्टडी करना है, तो इसको जरा अलग से एक नोटिफाई कर लीजिए, सो दैट आपको ये याद रहेगा कि आपको इसको दोबारा पढ़ना है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, या आप इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between them are negligible। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत नेग्लेजिबल होता है, इसीलिए तो वो उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेटली आप अट्रैक्शन ही बोलिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम जिगजैग मोशन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, the molecules of gas are always in constant random zigzag motion। इस रैंडम जिगजैग मोशन को क्या बोलते हैं बताइए? इस रैंडम जिगजैग मोशन को क्या बोला जाता है, इसका क्या नेम होता है इस रैंडम जिगजैग मोशन का? आपने पढ़ा है ये चीज, सबने पढ़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। गैस पार्टिकल जो रैंडम जिगजैग मोशन करते हैं उसको क्या बोला जाता है साइंटिफिकली, उसका क्या नेम है? इट्स नेम इज ब्राउनियन मोशन। उसको क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मोशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स of container is due to collision between molecule and walls of container। तो किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू दी कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। जब मॉलिक्यूल फोर्स अप्लाई करते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर पर, तो उसी को ही यहाँ पे प्रेशर बोला गया। तो गैस का प्रेशर इन्होंने बोला है ड्यू टू दी कोलिजन बिटवीन वॉल्स एंड मॉलिक्यूल है। यहाँ पर इन्होंने क्या निग्लेक्ट कर दिया है? इन्होंने निग्लेक्ट किया है कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल।
इन्होंने अज्यूम कर लिया कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर है, तो अगर बहुत दूर होने की वजह से वो एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते, ऐसा इन्होंने अज्यूम किया था। यानी इनके अकॉर्डिंग जो गैस का प्रेशर होता है वो ओनली ड्यू टू दी कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप स्टार करके रख लीजिए, इसकी भी आपको आगे जाके जरूरत पड़ने वाली है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, collision of the molecule with each other collisions of the molecule with each other and with the walls are perfectly elastic. Are perfectly elastic. Perfectly elastic collision हम लोग किसको बोलते हैं? Anyone? What are जो रिबाउंड हो perfectly? सके, क्या फिर से रिपीट करो? जो रिबाउंड हो सके कोलाइड करने के बाद। हाँ, तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे? देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देयर इज नो लॉस, दैट इज, आप यहां पर लिख दीजिए, दैट इज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। since the molecules are moving with since the molecules are moving with different velocities, they possess different kinetic energies. They possess different kinetic energies. Since the molecules are moving with different constant velocities and they possess different kinetic energy. However, the average kinetic energy of molecule, the average kinetic energy of molecule is directly proportional to the temperature of the gas. Is directly proportional to the temperature of the gas. लास्ट पॉइंट आप ऐसा बनाकर लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूलर मोशन is negligible, चलिए ये हमारे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो 2 पॉइंट मैंने स्टार कराए हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक है, कोई भूलेगा नहीं उनको। इसके बाद ये तो आपके क्या थे, ये वो पॉइंट थे, इन्होंने मैक्सवेल ने हमें गैस के लिए कुछ पॉइंट्स बताए कि अगर कोई गैस है, आइडियल गैस है, तो उसके अंदर इतनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी।
अगर कोई भी मॉलिक्यूल गैसियस मॉलिक्यूल है तो उसके आप पास इतनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, अगर वो एक आइडियल गैस है तो। ऐसा बताया था मैक्सवेल ने। चलिए इसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। हेडिंग डालिए नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर सेवेंथ डिफरेंट। वाले का लास्ट लाइन बचा हुआ है, किसका? 7th पॉइंट का। हाँ तो लिखो ना, सामने दिख रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को थ्री डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज को थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दूसरा है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एंड थर्ड है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये थ्री टाइप्स की हमारे पास वेलोसिटीज होती हैं। चलिए एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लेंगे यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फर्स्ट हेडिंग हमें लेना है, ये नोट कर लिया 7 और 8 पॉइंट पूरा। हाँ सर। ठीक है, चलिए इसके बाद फर्स्ट हेडिंग लीजिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम लोग साइन क्या देते हैं, कैपिटल वी आर एम एस। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, वी आर एम एस। वी आर एम एस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल, हर पार्टिकल एक डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करता है और वो कांस्टेंट डिफरेंट वेलोसिटी। लाइक एक पार्टिकल अगर v1 वेलोसिटी से है तो दूसरा v2, तीसरा पार्टिकल v3, ऐसे करके n पार्टिकल्स हैं। तो टोटल वहां से v1 v2 से लेके vn तक वेलोसिटीज मिलेंगी, डिफरेंट वेलोसिटी। तो अगर वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी भी होगी। बोलिए, आप एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से? अगर एक डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज भी क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट माना गया है। At a constant temperature, if a particle, all particles moving with different velocity, so they will possess different kinetic energy. तो हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते थे कि अगर हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी में अगर बोल दूं कि वेलोसिटी का आपको यहाँ पे पैटर्न क्या मिलता है, आपको वेलोसिटी v1 v2 से लेके vn तक मिलती है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का पैटर्न क्या मिलेगा आपको? उनकी काइनेटिक एनर्जी का पैटर्न आपको कैसा मिलेगा? उसको मैं अगर बोल दूं k1 k2 से लेके kn तक होगा। ठीक है, समझा? तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, इन सब का सम कर दीजिए, आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। एग्री? यस और नो? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब यहां पर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी वन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ एम वी एन स्क्वायर। और टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी कितनी होती है, लेट अस सपोज वहां पर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में एवरेज एज्यूम करता हूं हाफ एम वी स्क्वायर। समझा? तो यहां से आप देखेंगे कि हाफ एम हाफ एम हाफ एम कट जाएगा, तो आपको यहां से ये जो वी स्क्वायर मिलेगा वो क्या होगा, वो मिलेगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर
प्लस डॉट 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 वी एन स्क्वायर डिवाइड बाई जितने भी यहाँ पर टोटल पार्टिकल्स हैं, कितने एन पार्टिकल्स हैं। क्लियर। तो अब आप यहां से v निकालेंगे तो v विल बी व्हाट, v1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर से लेके vn स्क्वायर डिवाइड बाई n। और ये जो v है इसी को ही हम लोग बोलते हैं v RMS। इसी v को बोला जाता है v RMS। तो अब इसको जब पूरी तरह से सॉल्व किया जाता है मैथमेटिकली, आपको उसका सॉल्विंग यहाँ पर शो नहीं किया गया है, तो इस v1 v2 v3 की वैल्यू मैक्सवेल ने सॉल्व करके निकाला था, और उनको जब यहाँ पे पुट किया था तो उनको एक रिलेशन यहाँ पर मिला था। द रिलेशन वाज स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई m। और ध्यान रखिएगा ये जो सारा कुछ कैलकुलेट किया गया है एट सेम टेम्परेचर T पर कैलकुलेट किया गया है। ये सारा कुछ किस पे कैलकुलेट किया गया है, एट सेम टेम्परेचर T। अगर आपका T वेरी करेगा तो VRMS भी वेरी कर जाएगा। समझे आप? ये पॉइंट जो मैंने बोला आपने इसको सब समझा? लिखो इस पॉइंट को अपनी कॉपी में। इफ टेम्परेचर वेरीज RMS वेलोसिटी ऑल्सो वेरीज। ये पॉइंट का मतलब क्या है मैं बताता हूं अभी आपको। इस पॉइंट का यूज क्या आएगा? इस पॉइंट का यूज ऐसे आता है, हमें पता है कि फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू NRT होता है। ठीक है। और हम लोग यहां पर किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? फॉर 1 मोल गैस। हम लोग यहाँ पे 1 मोल गैस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एन की जगह पे 1 रख देंगे तो हमें मिलेगा पीवी इज इक्वल टू RT। तो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन हम लोग यहाँ पर इसी रिलेशन को फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोग RT की जगह पर क्या लिख सकते हैं? पीवी बाई एम लिख सकते हैं भाई ये चीज। दूसरा आपको याद होगा हमने एक और रिलेशन आपके सामने डिराइव किया था। क्या था वो रिलेशन? P इज इक्वल टू D बाई MRT। याद आया है ना? P इज इक्वल टू D बाई MRT। तो हम लोग यहाँ से RT का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा? PM बाई D। यहाँ पर ऑलरेडी एक M है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हमें रिलेशन क्या मिलेगा? रिलेशन ऐसा दिखेगा 3P बाई D। क्लियर। तो ये हमारे पास RMS वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए 3 डिफरेंट रिलेशन आ गए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तीनों रिलेशन तभी वैलिड हैं व्हेन टेम्परेचर इज सेम और यू कैन से कांस्टेंट। अब जेई ने देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा, उन्हें पता है कि बच्चों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है। और उन्होंने बोला कि एक गैस थी, उसका T1 एक पर्टिकुलर T टेम्परेचर पर प्रेशर P1 था और उसकी कुछ डिफरेंट कुछ वेलोसिटी थी। फिर बाद में उन्होंने कहा कि सॉरी उसका डिफरेंट वॉल्यूम था। फिर उन्होंने कहा कि उसका थोड़ी देर बाद उसका हमने कंटेनर को में होल कर दिया, तो वहां से क्या हो जाएगा? गैस लीक करेगी। गैस लीक करेगी तो गैस का वॉल्यूम वहां पे चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने बोला गैस का प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो बताइए कि वहां पे RMS वेलोसिटी कितनी है? बताइए RMS वेलोसिटी क्या रहेगी? तो मेरा ऑप्शन है आपके पास, RMS वेलोसिटी विल रिमेन सेम, RMS वेलोसिटी विल इंक्रीज, RMS वेलोसिटी विल डिक्रीज। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इन तीनों में से? बोलिए। प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर सेम रखा है। तो RMS वेलोसिटी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? डिक्रीज। डिक्रीज होगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि आपको लिखना है कॉपी में क्या, कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है RMS वेलोसिटी विल कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर वेरीज देन RMS वेलोसिटी वेरीज। और मैं क्वेश्चन में क्या बोला? टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर वेरी नहीं किया, सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वेरी कर रहा है।
तो प्रेशर और वॉल्यूम पे आरएमएस वेलोसिटी डिपेंड करता ही नहीं है। आरएमएस वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर। आंसर है आरएमएस वेलोसिटी विल रिमेन सेम। इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और बहुत ध्यान से पॉइंट्स नोट करने चाहिए, क्योंकि जब भी हम ये रिलेशन लिखाते हैं आपके दिमाग में आता है कि प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, तो ये भी चेंज हो जाएगा, आपके सीधा दिमाग में आता है। तो इसीलिए आपको मैंने सबसे पहले बताया है कि ये सब कुछ वैलिड है तभी तक व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज करेगा, आरएमएस वेलोसिटी विल चेंज। टेम्परेचर चेंज नहीं किया, आरएमएस वेलोसिटी विल नॉट चेंज। सबको मेरी बात क्लियर है एकदम? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी के पास? No, sir. चलिए, तो ये हमारा आरएमएस वेलोसिटी था। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ वेलोसिटी। सेकेंड वेलोसिटी है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर का कॉपी नहीं किया। अरे मेरे साथ साथ किया करो यार, नहीं तो फिर मैं भी लिखूंगा, फिर एक बार आप लिखोगे तो बहुत टाइम जाएगा थोड़ा सा कॉपी करने में। अभी इस बार ठीक है, बट आगे से मेरे साथ साथ लिखा करो। मैं बोलता भी हूँ और लिखता भी हूँ, तो आप पेन चला सकते हैं। एक्टिव रहा करो, ब्रेन को भी एक्टिव रखना है और पेन भी चलते रहना चाहिए। दोनों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपको मैनेज करना है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है और सॉल्व भी करना है स्पीड में, उसी के लिए आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। तुम लोगों ने फिजिक्स का डीपीटी लिखा, किसी को कोई इश्यू आया था पोर्टल पर? No, sir. गुड। आपने डीपीटी कैसे अटेम्प्ट किया था? मतलब मेरा क्वेश्चन पूछने का पर्पस है कि लाइक जनरल अप्रोच क्या होती है बच्चों में। पोर्टल खुलता है, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आया सामने, सॉल्व करने लग गए, फिर अगर आया आया नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 पे गए, सॉल्व किया। ये एक जनरल अप्रोच होती है बच्चों की। और आपको करना क्या है, डीपीटी का मेन पर्पस है, जो जेई का पेपर आप 375 क्वेश्चन आपको जेई के पेपर में मिलते हैं, उस 75 क्वेश्चंस को आपको एक शॉर्ट डेमो की तरह दिया जा रहा है 10 क्वेश्चन में। और आपको क्या चीज सिखाई जा रही है कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपके पास वहां पर ऑप्शन होता है यू कैन स्विच एनी क्वेश्चन एनी टाइम। तो आप फटाफट विद इन 1 और 2 मिनट अपना स्पेंड करिए सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करने के लिए। और क्वेश्चन को रिव्यू करते समय ये देखिए, रिव्यू करने में इतना क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है विद इन सेकेंड कि ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा या नहीं होगा, या क्वेश्चन ऐसा है जो देखते ही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए जो देखते ही हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आपको मिले जो देखते ही हो जा रहे हैं, ऐसे अगर 10 में से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिल गए, तो आपने वो क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट सॉल्व कर लिया। अगर आपने लेस देन 1 मिनट में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो उन क्वेश्चंस का जो बचा हुआ टाइम होगा वो आप डिवोट कर सकते हैं कंपैरेटिवली लेंथियर क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपके सामने आता है, पहले तो सारे क्वेश्चन को एक बार क्विक लुक दीजिए। उसके बाद सेकेंड अप्रोच होना चाहिए आपका, उसमें से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उनको रिव्यू में डाल दीजिए, यानी उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें से देखिए कि कौन सा आपको आता है और कौन सा नहीं आता है, ये 2 सेगमेंट में डिवाइड करिए। तो पहले हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किया, फिर जो हमें आते हैं लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके किया। फिर जो टाइम बच गया हमारे पास, अगर आपके पास टाइम बचा है, आपको एक और चीज की हैबिट बनानी है कि आपको जितना टाइम दिया गया है, लाइक आपको 20 मिनट दिया गया है, तो 20 मिनट पूरा आपको पेपर में रहना है। कोई ऐसा नहीं करेगा कि मेरा पेपर 10 मिनट में हो गया। 10 मिनट में अगर हो गया है तो या तो पेपर बहुत ज्यादा इजी बन गया, या तो आपने सब गेस कर दिया है, सॉल्व नहीं किया आपने। सॉल्व करोगे इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स। तो आपको कोशिश करनी है कि पूरे टाइम में पेपर को सॉल्व करिए। तो कुछ क्वेश्चन में टाइम सेव करिए और वो टाइम आप लेंथियर क्वेश्चन में डिवोट करिए, और सारे क्वेश्चंस को करते हुए इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में डिवाइड करके पेपर को सॉल्व करिए। इजी होता है जो डायरेक्ट हो जाएगा, मॉडरेट होता है जो आप थोड़ा सा करने के बाद बता पाओगे कि आपसे होगा या नहीं, और डिफिकल्ट वो होता है जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ते ही कॉन्फिडेंस आपने लूज कर दिया कि ये क्वेश्चन मुझे हो सकता है कि ना आए। तो ऐसे क्वेश्चन को फ्री माइंड होके पढ़िए।
अगर आपको कुछ आइडिया लग रहा है, कोई कॉन्सेप्ट आपको स्ट्राइक कर रहा है, देन ट्राई इट, अदरवाइज उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देना इज द बेस्ट आइडिया। और आपको जब भी आप पेपर करते हैं ना, तो आप हमेशा लास्ट में ये जरूर देखिए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने रॉन्ग किए। अगर आप जितने अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सारे सही हैं, तो भी आपकी अप्रोच ठीक है, क्योंकि आपको हमें यही सिखाना है, आपकी एक्यूरेसी पे वर्क करना है कि आप जो भी करें सही करें, निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। तो डेली प्रैक्टिस टेस्ट का पर्पस है आपको इन चीजों की हैबिट डलवाना। और वो डेली प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल जेई मेन के करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग बना है। लाइक जैसे जेई मेन में कैसा अभी पैटर्न है, जेई मेन का जो करंट पैटर्न है वो ये है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। आउट ऑफ 30 उसमें से 20 ऑब्जेक्टिव होंगे और 10 न्यूमेरिकल टाइप्स होंगे। 20 ऑब्जेक्टिव सारे कंपलसरी होते हैं, आपको सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो 10 न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं, आउट ऑफ 10 न्यूमेरिकल टाइप्स 50% आपको अटेम्प्ट करना होता है और 50% आपको लेफ्ट करना होता है, यानी आपके पास 5 क्वेश्चन ऑप्शनल आते हैं। उसी पैटर्न को ध्यान में रख के आपका डीपीटी है। डीपीटी में से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और 6 न्यूमेरिकल टाइप में से 3 ऑप्शनल है। यू कैन अटेम्प्ट एनी 3, नॉट मोर देन 3। क्लियर है सभी को ये चीज? कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो जब भी डीपीटी लिखिए, इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख के लिखेंगे, तब आप उस डीपीटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और अगर आपने उसको नॉर्मल एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरह लिया, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करते चले जा रहे हो, तो आप उसका जो एक्चुअल बेनिफिट था वो आप नहीं ले पाएंगे, आप उसको लूज कर जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रिव्यू करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करिए, फिर थोड़े से लेंदियर क्वेश्चन, और फिर लास्ट में थर्ड अटेम्प्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन। पेपर को सीक्वेंस में करना जरूरी नहीं है, पेपर का सीक्वेंस आप बनाइए अपने अकॉर्डिंग। पहले एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन इजी, फिर मॉडरेट वाले क्वेश्चन, फिर डिफिकल्ट। यानी आप पेपर को 3 हिस्सों में तोड़िए। एक सब्जेक्ट का पेपर आपको 3 अटेम्प्ट में सॉल्व करना है। ये आपको अपने दिमाग में प्रैक्टिस डेवलप करनी है इस चीज की। जिस दिन आप इस चीज में एक्सपर्ट हो गए, आप बिलीव करें, जेई में क्वालिफाई होना आपके लिए कभी टारगेट नहीं रहेगा, आपके लिए सिर्फ रैंक इंप्रूवमेंट टारगेट रह जाएगा। क्योंकि आप क्वालिफाई तो सिर्फ इतने से ही हो जाते हैं कि अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन ढूंढ लिए पेपर में, उसी से आप क्वालिफाई हो जाओगे। मैक्सिमम क्वालिफाई बच्चे उसी से हो जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से। क्योंकि 20-30 में से अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, और रिमेनिंग में से करीब अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे तब आएगा। और रिमेनिंग आपके पास डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में क्वेश्चन होता है, जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग से सॉल्व करना होता है। चलिए, अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी पे जाते हैं। एवरेज वेलोसिटी, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें क्या लेना है। जो डिफरेंट वेलोसिटी थी V1 V2 से लेके Vn तक, उनका हमें यहाँ पर एवरेज लेना है। तो एवरेज वेलोसिटी को हमने सिंबल दिया है यहाँ पर VAVG, एवरेज वेलोसिटी। और ये एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी वेलोसिटीज हैं उन सारी वेलोसिटीज का एवरेज। आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं? सारी वेलोसिटी का सम डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया जाता है तो ये आपको रिलेशन देता है 8RT/πm। और इसको अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? 8PV/πm। ठीक है, अगर मैं इसको डेंसिटी के टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिखेंगे? 8P/d। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो VRMS होता है इट इज ग्रेटर देन V एवरेज, ऑलवेज। VRMS इज ऑलवेज ग्रेटर देन V एवरेज। तो V एवरेज क्या होता है? 0.9213 टाइम्स होता है किसका? VRMS का। चलिए, इसके बाद हमारे पास आते हैं थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई डिफाइंड वेलोसिटी नहीं है।
मोस्ट प्रोबेबल मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी को रखते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसी को बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आप लिख लो यहां पर, इट इज स्पीड possessed by maximum fraction of molecule, maximum fraction of molecule of gas at particular temperature। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इट इज रिटन एज VMP, एंड इसका फॉर्मूला होता है 2RT/m। 2RT/m, या हम लोग इसको प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं 2PV/m, या फिर हम डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं 2P/d। ये हमारे पास रिलेशन हो जाता है। नोट डाउन। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, इसका RMS वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन आता है? 0.816 VRMS, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे बड़ी वेलोसिटी होती है VRMS, फिर आता है V एवरेज, और सबसे छोटी वेलोसिटी होती है मैग्नीट्यूड में V मोस्ट प्रोबेबल। डन, आगे बढ़ें। हम्म, हाँ सर। चलिए, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, आपको हेडिंग लेना है काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक gas equation. What is kinetic gas equation? The kinetic gas equation is this: PV is equals to 1/3 mNV RMS square. This is called kinetic gas equation. PV is equals to 1/3 mNV bar square. यहाँ पर P क्या है? प्रेशर, V वॉल्यूम, M is mass of one molecule, and N is number of molecule. M is mass of one molecule, और स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इफ अगर हम यहाँ पर स्मॉल n को रिप्लेस कर देते हैं किससे? एवोगैड्रो नंबर से, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया? एवोगैड्रो नंबर। तो एक पार्टिकल का मास अगर m है, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल का जो मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। तो यहाँ पर स्मॉल m इंटू NA, इसको क्या बोला जाएगा? आप सबने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बताइए। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ड्रॉ इंटू कर एवोगैड्रो सकती नंबर है हमें क्या तो देगा? तू जितना सी सकती है अच्छे से, तू ड्रॉ कर सकती है उतना तो कोई नहीं कर सकता तेरे अलावा। क्या बोला आपने? कर समझा ही नहीं। सकती है। अंडरस्टूड? उसकी मॉम उसको क्या समझाती थी? चलिए,
तो ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और एवोगैड्रो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट मॉलिक्यूलर मास। हम लोग क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर? मॉलिक्यूलर मास, और इसको मैंने सिंबल दिया है कैपिटल एम। समझा? ये इसको, इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। तो अब हम लोग देखिए हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 1/3 mv/r/m² पे। PV इज इक्वल टू 1/3 V/r/m² में रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अब हम लोग यहाँ से काइनेटिक गैस इक्वेशन से एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन इस तरह से रिड्यूस हो जाती है। तो ये है हमारी मेन काइनेटिक गैस इक्वेशन जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा उसी काइनेटिक गैस इक्वेशन का ये एक ऑल्टरनेट फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग यहां पर ले सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो हमें यहाँ पर देखिए, अब हम लोग इसी से ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर आपको याद हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv²। यही तो होता है काइनेटिक एनर्जी आपका, है ना? ठीक है, अब हमें इसी फॉर्म में इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है। देखिए कैसे करेंगे। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये अंदर 2 चला जाएगा और अंदर ये क्या बन जाएगा? VRMS। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं VRMS। और आपको पता है कि इस 12 mv² को हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और ये हमारा किसके बराबर था? ये था इक्वल था PV के। तो PV की वैल्यू मिल गई। यहां से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी आपकी? 3/2 PV। और हमें पता है ये आपका रिलेशन किसके लिए है? फॉर 1 मोल ऑफ गैस। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये रिलेशन आपको किसके लिए दिया गया है? फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस अगर आप इसको देखेंगे तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू, आप यहां पर लिखेंगे PV इक्वल्स टू होता है RT। तो PV की जगह पर आप RT लिख सकते हैं। तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। ये रिलेशन आपका क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? किस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है? ये, इसको आप बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी पर मोल। क्योंकि ये आपने किसके लिए पर मोल, मतलब 1 मोल के लिए आपने काइनेटिक एनर्जी निकाला है। दिस इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी पर मोल। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करिए, पर मोल नहीं, पर मॉलिक्यूल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोल को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर से। तो आपके पास यहां पर रिलेशन क्या आ जाएगा? R/एवोगैड्रो नंबर T। यहां पर Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। हियर Na इज व्हाट? एवोगैड्रो नंबर। तो आप यहां से कह सकते हैं और ये जो R/Na है, R आपको पता है कांस्टेंट है, Na का वैल्यू भी एक कांस्टेंट होता है।
तो हमने इसको एक नया कांस्टेंट बोला के। द न्यू कांस्टेंट इज के, स्मॉल के है ये, और इसका नेम होता है, इसको नेम दिया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इट्स नेम वाज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इस के की जो वैल्यू आई थी मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद, तो वो कितनी आई थी, 1.301 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट आई थी। अब आप बस ये के आप यहां पर रख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 kT। दिस इज योर रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kT। तो आपसे क्वेश्चन में अगर पर मोल पूछा है तो आप 3/2 RT यूज करेंगे, अगर पर मॉलिक्यूल पूछा है यू विल यूज 3/2 kT। यहाँ पर के की वैल्यू आपको गिवन है। अगर इन केस आप के का वैल्यू भूल भी जाइए तो आपको आर का वैल्यू और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू पता होता है, आप वो रख दीजिए यहाँ पर, उससे सॉल्व कर लीजिए। समझा? बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। राइट डाउन, क्वेश्चंस लिखिए। कैलकुलेट एवरेज, कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी of 8 gram molecule of methane at 27 डिग्री सेल्सियस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। नोट कर लीजिए, और आपको बताना है एनर्जी ऑफ 8 ग्राम मॉलिक्यूल। Calculate the pressure exerted by 10 to the power 23 gas particles, each of mass m, या इसको मैं each of mass 10 to the power -22 gram in a container of volume 1 decimeter cube. RMS velocity of gaseous particle is 10 to the power 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, ट्राई करिए। जिसका फास्ट हो जाए वो लोग सेकेंड करिए। सेकेंड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच
एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन equals that of hydrogen at 20 Kelvin. उसके बाद का पेज क्या है? क्या चीज? पूरी लेवल अनइवन। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा, आंसर मैं बता दे रहा हूं, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। वो मीनिंग सर एक बार दिखा दो प्लीज। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो कैसे कर, कौन सा सॉल्व करके बताना है मुझे, ये वाला। हाँ। देखो आपको यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। ठीक है, तो हमको एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाला जाता है। एक मोल का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना होता है? 3/2 RT। ये पर मोल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल मॉलिक्यूल, तो वो कितना हो जाएगा? n टाइम्स 3/2 RT। ये होगा? हाँ सर। ठीक है, तो बस अब सॉल्व हो गया। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से मिल जाएगा। मास दिया है 8 ग्राम और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना? 16। तो 8/16 करेंगे तो मोल आ जाएगा 0.5। और यहाँ से 3/2 आर का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 8.314। और टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया है 27, उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा आपको 300। तो ये क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ मोल यानी 8 ग्राम मॉलिक्यूल्स का आ गया। अगर यहाँ पर भी उसने कुछ मेंशन नहीं किया, यहाँ पे इसने वर्ड क्या यूज किया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में। तो हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3/2 R एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बस ये आपके सामने सब कुछ लिखा है, इसको आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। अब बस ये आप सॉल्व करोगे तो आपको पूरा मिलेगा 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल। किसी को मेथड में या सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है? बताइए। बोलिए, किसी को कोई मेथड में इशू आ रहा है? चलिए, सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर है 1/3 इंटू 10⁻7 पास्कल।
सेकंड वाले में हिंट मैं दे देता हूं आपको, यहाँ पे काइनेटिक गैस इक्वेशन यूज करनी है। पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn v RMS स्क्वायर। आपको सब कुछ दिया है, बस क्वेश्चन में वैल्यू रखनी है एंड सॉल्व करना है। अरे भाई यहाँ पर आपको सिर्फ काइनेटिक गैस इक्वेशन यूज करना है। पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn v RMS स्क्वायर, हमें ये यूज करना है। अब क्वेश्चन में देखिए एक एक करके आपको सब दिया है, सिर्फ आपको पी फाइंड करना है। आपको पी फाइंड करने को बोला गया है। एक एक वैल्यू रखते हैं। एम का वैल्यू कितना दिया है, 10⁻⁻22 ग्राम। ठीक है, तो हम उसको जूल में ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आंसर हमको एमकेएस यूनिट में देना है। तो 10⁻⁻22 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आप 1000 से डिवाइड करोगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 10⁻⁻25। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ, डायरेक्टली आपको दे दिया है 10⁻23। VRMS भी आपको डायरेक्टली दिया है 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड बनाना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 10⁻3। फिर डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दिया गया है कितना, 1 डेसीमीटर क्यूब, तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3। ठीक है, अब बस आपको ये पूरे को सॉल्व कर लेना है। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1/3 इंटू 10⁻7। आप देख सकते हैं सब कुछ कितनी आसानी से सब कट जाने वाला है। यहाँ पर आपको ये आंसर आएगा। पता नहीं क्यों नहीं आया आपको, इतना छोटा सा चीज सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना था। और ये वाले क्वेश्चन में तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा। इसका आंसर है 320 केल्विन। इसका आंसर है 320 केल्विन। ये वाला किसको किसको आया है वो तो मुझे पता है। कितने लोगों को लग रहा है कि ये नहीं आएगा आपको क्वेश्चन। भाई मैंने दीवालों से नहीं पूछा, आप लोगों से पूछा है। या तो सर आपको, थर्ड सर वाले मुझे में, हाँ बोलो। सर थर्ड वाले में वो ऑक्सीजन एटम है ना? नहीं भाई, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 है। ओके सर। बाकी लोग क्या कह रहे हो भाई, बाकी लोग भी बताइए। मेरे पास भैरवी का आंसर आया है, उसने सॉल्व किया था। निर्मित ने भी पूछा। बाकी लोग का क्या डाउट है, आपको आएगा या नहीं आएगा? जिन लोगों का हो गया है वो लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाइए। Two bulbs of A and B of equal capacity are filled with helium and sulfur dioxide respectively at same temperature. A part, if pressure in two bulbs, if pressure in two bulbs are same, what will be the ratio of velocities of the molecule
of two gases. ये फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड, at what temperature will the velocity of SO2 molecule become half of the velocity of helium molecule at 27 degrees Celsius? C part, how will the velocities be affected if volume of B becomes 4 times that of A? And next है, how will the velocities be affected if half of the molecule of SO2 are removed from B? चलिए, सर इसमें कौन सा वेलोसिटी पूछा? इसमें कुछ नहीं बोल, जब भी आपसे कुछ नहीं बोला जाता है तो बाय डिफॉल्ट वो आरएमएस वेलोसिटी होता है. जब भी वेलोसिटी आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा तो आप उसको हमेशा आरएमएस वेलोसिटी एज्यूम करके सॉल्व करेंगे. हाँ बोलो. सर आर की वैल्यू 0.082 लेनी है ना? आर की वैल्यू 0.082 नहीं, कभी भी नहीं लेना होता है. आर की वैल्यू ध्यान रखिएगा, जब भी आप गैस लॉ में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप आर का वैल्यू 0.082 लेते हैं, और जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सॉल्व करते हैं तो आर का वैल्यू आप हमेशा जूल में रखते हैं, यानी 8.31. ठीक है. ओके सर. ऑल्दो यहाँ पर कहीं पर भी जरूरत ही नहीं पड़ती शायद. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. जिनका वो वाला हो गया है वो लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए. देखिए भाई, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. इसमें आंसर मैं एक बार बता देता हूं, फिर उसके बाद आते हैं. ए पार्ट का आंसर आएगा 4:1. बी पार्ट का आंसर है 1200 केल्विन, और यहां पर सी पार्ट का आंसर है नो चेंज. नो चेंज. और इस वाले डी पार्ट का आंसर है नो चेंज.
अब आते हैं भाई क्यों। अरे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब आरएमएस वेलोसिटी में बता रहा था, मैंने वहां बताया था इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम कितना भी कर दीजिए, प्रेशर कितना भी कर दीजिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। फोर्थ वाले पार्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसलिए यहां पर भी नो चेंज। चलिए ये वाले का आंसर करिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इफ for two gases of molecular weight Ma and Mb, temperature was Ta and Tb, तो आपको उनका एक रिलेशन दिया है, उसका यूज करके बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू सेम रहेगी फॉर A and B। चलिए भाई इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। इस क्वेश्चन का आंसर है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है RMS speed will be equal